नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी पलटी मारी है। जी हां, ईरान के साथ में ग्रेट डील की डींगे हाँकने वाले ट्रंप की हवा तो उस समय निकल गई जब ईरान ने दूसरे दौर की किसी भी शांति वार्ता में शामिल होने से क्लियर कट इनकार कर दिया। लिहाजा जेडी वेंस की इस्लामाबाद वाली जो फ्लाइट है वो उड़ान भरने से पहले ही यूएस में क्रैश हो गई। एक तरह से माफ कीजिए, लैंड कर गई, इसे इस रूप में समझिए। दरअसल क्रैश हुए हैं अमेरिका के पूरी तरह से उम्मीदें और उसकी जो मंशाएं थी वो। उधर ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ जुबानी मिसाइल चला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ईरान डर जाएगा, दौड़ा भागा उनकी दलीलों के पास, उनके दलालों के पास पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान ने हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप की धमकियों की कोई परवाह नहीं की, बल्कि चेतावनी दे डाली कि किसी भी हमले पर करारा पलटवार होगा। अब ऐसे में लग रहा था कि सीजफायर की समय सीमा खत्म होगी और फिर से जंग के शोले भड़क उठेंगे, लेकिन मंगलवार को ट्रंप ने अपनी फितरत के अनुरूप कुछ और ही ऐलान कर डाला। आखिर ट्रंप ने क्या बड़ा ऐलान किया है? ट्रंप के इस नए नाटक की इनसाइड स्टोरी क्या है, बताएंगे आपको विस्तार से। आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है पलटी मार सारा जमाना। अब किसकी बात कर रहे हैं ये तो आप बखूबी समझ गए होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अपनी फितरत को दिखा देते हैं। अब मंगलवार को एक ऐसा फैसला उन्होंने लिया जिसने ये साबित कर दिया कि उनसे बड़ा पलटीमार तो इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। अपनी जुबान से कभी शोले भड़काते हैं ट्रंप, एकदम शांति की मूर्ति बन जाते हैं कभी ट्रंप, और इस बार भी वैसे ही उन्होंने किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के साथ में जारी सीजफायर को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के अनुसार उन्होंने ये बड़ा और एक तरफा कदम ईरान को बातचीत के लिए प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से उठाया। सीजफायर बढ़ाने की जानकारी ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्रुथ सोशल मीडिया पर दी और ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने ये फैसला दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के अनुरोधों के बाद में किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें यह भी जोड़ दिया कि ईरान की जो सरकार है वो गंभीर रूप से विभाजित प्रतीत हो रही है, यानी कि टूटी हुई नजर आ रही है और स्पष्ट रुख अपनाने के लिए उन्हें समय चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया तो साथ ही साथ ईरान को इशारों में चेतावनी भी दे डाली। ट्रंप ने आगे लिखा है कि भाई, अपनी सेना को नाकाबंदी जारी रखने के लिए और अन्य सभी मामलों में तैयार और सक्षम रहने के उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं और इसीलिए युद्ध विराम को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक उनका प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता और बातचीत किसी भी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। ट्रंप का सीजफायर बढ़ाए जाने का फैसला, जिस पर ईरान ने किया है रिएक्शन, और इस मुद्दे पर ईरानी संसद के स्पीकर के सलाहकार ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। मेहदी मोहम्मदी, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि ये जो सीजफायर है, ये एक्सटेंशन सीजफायर दरअसल एक चाल मात्र है और कुछ नहीं, जिसका उद्देश्य अचानक से हमले करना, उसके लिए टाइम बाय करना, और इसीलिए ईरान को अब खुद पहल करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नाकेबंदी किसी बमबारी से कम नहीं है, इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि सीजफायर एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं और हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता। अब समझिए, वैसे तो ट्रंप कब क्या बोल जाएं, कब क्या कर जाएं, वो खुद भी नहीं जानते। हाँ, लेकिन सवाल ये जरूर है कि जो ट्रंप अपने इस फैसले के चंद घंटों पहले तक ईरान पर फिर से बमबारी की बातें कर रहे थे, बड़े हमले की बात कर रहे थे, अचानक से यू टर्न ले लिया गया। आखिर क्यों? एक बात समझ लीजिए कि ट्रंप भले ही पलटी मार हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे कोई फितूर नहीं है, बल्कि उनकी मजबूरी या फिर एक चाल, जिसकी आशंका ईरान लगातार जता रहा है। ट्रंप का ये जो यू टर्न है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ट्रंप वास्तव में ईरान पर फिर से हमला शुरू करना ही नहीं चाहते। ट्रंप का सीजफायर वाला ऐलान कई बातों पर से पर्दा एक तरह से उठा देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया उससे एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि फिलहाल ट्रंप को ईरान के रुख के बारे में कुछ भी पता नहीं है। भले ही ट्रंप ने अपने पाकिस्तानी जमहूरों को ईरान को मनाने के काम पर लगा दिया, लेकिन वो फेल नजर आ रहे हैं। जिस तरह जंग के पहले फेज में यूएस को करारा जवाब मिला, उससे ट्रंप हतोत्साहित हैं और फिलहाल ईरान की तैयारियों से ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से वो अनजान भी हैं।
ईरान में सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाले ट्रंप को ये तक पता नहीं कि ईरान सरकार में फैसले आखिर ले कौन रहा है। आखिर ईरान किन प्रस्तावों पर समझौता करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सियासत में जिस तरह से ट्रंप को घेरा जा रहा है और तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उस माहौल में ट्रंप खुद को महायुद्ध 2.0 की आग में झोंकना नहीं चाहते। एक और बात बहुत ही ध्यान देने लायक है कि ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने के ऐलान में कोई समय सीमा नहीं दी, जो ये स्पष्ट बताता है कि ट्रंप भले ही जुबान से हमले कर रहे हो, लेकिन उनका रुख लचीला बना हुआ है। हालांकि ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी अभी भी जारी है और ईरान इसे जंग ही मान रहा है। हो सकता है कि यही स्थिति बनी रही तो आगे भी बातचीत की राह मुश्किल होती नजर आएगी। अब पिछले 2 हफ्तों में ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने युद्ध को बढ़ाने की धमकी से पीछे हटने का कदम उठाया। इससे ये संकेत मिलता है कि ट्रंप अब इस जंग को धीरे धीरे खत्म करने में अपनी भलाई देख रहे हैं। अब बात तो यही सवाल खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह से एक बार फिर से सीजफायर की बात कही गई, सीजफायर बढ़ाने के पीछे क्या कोई बड़ा खेल है। साथ ही साथ बड़ा सवाल यह भी कि ट्रंप की मजबूरियों का फायदा क्या अब ईरान उठा रहा है। जंग खत्म होने में ही क्या अब ट्रंप अपनी भलाई देख रहे हैं। ये वो तमाम सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ पूर्व राजदूत डॉक्टर मोहम्मद अमीन कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहन कुमार जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर अभिजीत सिंह बतौर रक्षा विशेषज्ञ, माफ कीजिए अजिताभ सिंह जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमेरिका से अहमर मस्तिकान जी कनेक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ मेरे साथ में रिटायर्ड कर्नल SK मलिक जी भी मौजूद हैं इस चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत है। जिस तरह से ये अभी तमाम परिस्थितियां नजर आ रही हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये तो समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में फिलहाल अभी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। SK मलिक सर, मैं आपसे शुरुआत करते हुए मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का इस बार का पलटी मारना क्या वजह नजर आती है? क्या वो अपने आप को इतना ज्यादा हतोत्साही समझने लगे हैं या वो हार मान चुके हैं कि ईरान के आगे फिलहाल इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली? नैना जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और इससे पहले कि मैं अपनी बात बढ़ाऊं, मेरी आज चूंकि हमारे जो लास्ट 1 साल पहले 22 अप्रैल पहलगांव में जो अटैक हुआ था, उनके सभी परिवारों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, बहुत बहुत नमस्कार। नैना जी, आज की जो स्थिति है और ये पूरे ऑपरेशन की और जो ये अनकंडीशनल एक्सटेंड किया गया है सीज फायर को, ये देखिए एक चीज सुनिए। अभी ये बात सही है कि हतोत्साहित फील कर रहे हैं ट्रंप साहब। ट्रंप साहब को ऐसी कोई लीड नहीं मिल रही है कि जिससे अपना वो फेस सेविंग करके आगे बढ़ सके। अभी उन्होंने बहाना क्या बनाया, हम सबको मालूम है कि जी मुनीर साहब और शहबाज साहब की रिक्वेस्ट पे मैंने ये कहा। देखिए किस आदमी का, जिनका कोई रिलेबिलिटी नहीं है, जो खुद आतंकवाद को जनरेट करते हैं, जैसा कि मैं अभी कहा पहलगांव आज हमें बहुत याद आ रहा है। पहलगांव के जो जनक हैं उनके कहने पर ट्रंप साहब अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके बेसिस पर पूरी दुनिया के लिए जो एक नासूर बन गया है, जो एक युद्ध, उस युद्ध की वो एक तरह से आगे की रूपरेखा तय कर रहे हैं। इसी उन्होंने बढ़ाया है। आज ट्रंप साहब के पास आज की डेट में वो अपने आप को एक थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, एक घायल सैनिक, उस तरह फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ भी ऐसा सहयोग नहीं मिल रहा है। नेटो हाथ खींच रहा है, चाइना, फ्रांस वगैरह, इन सबसे उन्होंने इनिशियल फेज में उन्होंने जो कहा था कि आइए और आप सब हॉर्मुज पर अपना सहयोग दीजिए, किसी ने उनको सहयोग नहीं दिया। उन्होंने हर किसी से उम्मीद की, अल्टीमेटली आकर उन्होंने हॉर्मुज का जो काउंटर जो घेरा डाला है, वो बाहर जो अरब सागर में सुना है, अब हिंद महासागर में उनकी रीच बढ़ रही है और उन्होंने एक और ईरानियन जो वेसल है उसको जब्त किया है, उसको पकड़ लिया है। हाँ, ऐसी स्थिति में नैना जी, ट्रंप साहब जो है, ये उनकी जो एक तरह से उनकी जो कूटनीति है, इस पर भी शक उठने लगे हैं। पूरा अमेरिका इस बात पर सवाल उठा रहा है कि जब आप ये उसको डिसाइसिव स्थिति को ले जाने की हालत में नहीं थे, तो आपकी रीडिंग इतनी गलती कैसे हो सकती है। उन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर जो विद्रोह हो रहे हैं, सिर्फ भले ही वो छोटी हो या लोग कम हो, इससे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें ये जाना चाहिए कि वो सवाल क्या उठा रहे हैं। वो उनके बेसिक रूट्स पर सवाल ये उठा रहे हैं कि आप आए थे मागा को बोल के। मागा का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में आप जाकर अटैक शुरू कर दे। कहीं पर आप टैरिफ अटैक कर रहे हैं, कहीं पर आप फिजिकल अटैक कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरह से देखा जाए अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। उनका जो असली, जिनकी छाया माना जाता था, अमेरिका की छाया माना जाता था, ब्रिटेन, कि ब्रिटेन तो साथ उनकी छाया में लेता, ऐसा माना जाता था। ब्रिटेन ने भी अपने राष्ट्र हितों को देखते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। दूसरी तरफ ये है कि देश इकट्ठा हो रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, तमाम परिस्थितियों को लेकर। जी
जी नैना जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देशों में जो एक सुरक्षा की भावना थी, पूरे जीसीसी कंट्रीज अपने आप को इतना असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जितना उन्होंने कभी एक्चुअली कल्पना भी नहीं की हुई थी। जी, जी, बिल्कुल। पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आया था फेवर में सऊदी अरब के, ये चाहते हुए कि ना कहीं लड़ाई होने वाली है, ना कभी मुझे साथ देना पड़ेगा। हुँ, भले ही अब किराए की पैसा लेकर उन्होंने 14-15 हज़ार सैनिक भेजे हैं वहाँ पर हुँ। और उनकी रक्षा के लिए, लेकिन वो रक्षा नहीं है। ईरान चाहता है कि पाकिस्तान का क्लियर स्टैंड हो। हुँ। ईरान को खुद विश्वास नहीं है पाकिस्तान की चालों के ऊपर। और उसका सर मानना है कि पाकिस्तान जी, जी, मैं इसी बात को अपने दर्शकों को बता दूं। अब से कुछ देर पहले दरअसल पाकिस्तान की करतूत कैसे सामने आई। ईरान के एक मीडिया के हवाले से खबर ये सामने आई थी कि एक तरफ तो पाकिस्तान मध्यस्थता की बात करता है, लेकिन ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ आतंकियों को ढेर किया गया ईरान की तरफ से, और ये अपने आप में उसकी करतूत को दर्शाता है। मैं दोबारा आपसे इस चीज को समझूं, लेकिन मैं मोहम्मद अमीन जी से डिप्लोमेसी जो अभी दर्शाने की कोशिश की जा रही थी, ये ट्रंप की कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक फेल्यूर को दर्शाता है सर। अभी कभी वो बड़े सख्त नजर आते हैं, कभी वो बड़े सॉफ्ट नजर आते हैं। बातचीत के लिए कहा जाता है कि जेडी वेंस उड़ान भर चुके हैं, लेकिन उसके बाद में अचानक से ये अचानक एक्सटेंड करने की बात होती है बगैर किसी बातचीत के। ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्यूर है सर। नैना जी, मैं कर्नल मलिक की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। जो उन्होंने एनालिसिस किया है, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है और बहुत ही लाजवाब किया है। जी। और उन्हें एक एक फैक्ट जो थे वो लड़ाई के, और जिस तरीके से किया उन्होंने एक्सप्लेन, और कंट्रीज के बारे में जो बताया उन्होंने, तो बहुत बिल्कुल स्पष्ट बात है और सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन जिस तरह से नरेशन किया है कर्नल मलिक ने, आप समझिए कि बहुत ही खूबसूरती अंदाज से किया है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आपकी डिबेट पे भी और डिबेट्स में भी कहता रहा हूँ कि जहाँ तक सवाल है ट्रम्प साहब का, ट्रम्प साहब ना तो डिप्लोमेट हैं, ना टेक्नोक्रेट हैं, और ना ही ब्यूरोक्रेट हैं, ना ही पॉलिटिशियन हैं। वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनको जिस चीज़ के अंदर उनको दिखाई देता है फ़ायदा, उसके अंदर वो सोचते हैं मैं रातों रात में अपना अमीर बन जाऊँ, या उससे फ़ायदा कमा लूँ, या उससे उठा लूँ फ़ायदा। आप देखिए कि इन्होंने सोचा था कि वेनेजुला में जैसे हुआ, कि वेनेजुला में एक छोटा कंट्री था, वहाँ पर गए ये, और वहाँ पे अनरेस्ट था, और ये कहा कि साहब वहाँ पे ड्रग्स की खेती होती है, ड्रग्स की बढ़ावा दिया जाता है, हम ड्रग्स को ख़त्म करेंगे। आज भी ड्रग्स वहाँ चल रहा है, और वहाँ जाके इन्होंने सिर्फ पेट्रोल पे और डीजल पे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कब्जा कर लिया, और उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके ले आए। ये वो ईरान नहीं था, ये एक्चुअली दही के चक्कर में चूना चाट गए। और ये कंट्री जो है बिल्कुल अलग है, ये फारस कंट्री है और बहुत पुराना देश है। जब अमेरिका और इजराइल पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त से पुराना देश है, और ये लड़ाके यहाँ के जाने जाते हैं, फारस के लड़ाके। तो ये यहाँ पर बहुत ही मात खा गए। और इन्होंने क्या किया, जितनी बमबारियां की हैं, जितना अपना एयर स्ट्राइक्स किए हैं, वो सारे सब पहाड़ों पे किए हैं, कोई वहाँ पे नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ कि आगे जो कंस्ट्रक्शन करेगा ईरान, उसमें ज़्यादा काम आएगा, उनको ज़्यादा लेबर नहीं करनी पड़ेगी, ना अपना पैसा लगाना पड़ेगा। जो पहाड़ तोड़ने थे ऑलरेडी अमेरिका ने तोड़ दिया और इजराइल ने तोड़ दिया। अब आप ये देखिए कि जो इनकी जो डिप्लोमेसी है कहाँ पर नजर आती है, ना किसी कंट्री के साथ है। जैसे भी कह रहे थे हमें कर्नल मिस्टर मलिक कि ये ना तो नाटो देश आए उनके साथ में, ना यूरोपियन यूनियन आया, कहीं भी नहीं है। गल्फ कंट्रीज भी अनसेफ हो गया है, जहाँ ये दादागिरी करके पैसे ले रहे थे, पेट्रो डॉलर बना रहे थे अपने, और उनको कहा था कि हमको शैडो दे रहे हैं, हम आपको रक्षा दे रहे हैं। आज कोई रक्षा नहीं दे पाए। आज पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं वहाँ जाने पड़े, उनके फौजी और कुछ एयरफोर्स के टुकड़े गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को भी पैसा चाहिए था यूएई को देने के लिए, तो उन्होंने भी उनकी मदद कर दी। और जहाँ तक सवाल है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है एक दलाल कंट्री है, उसको पैसा चाहिए, भूखा कंट्री है, वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तो फितरत और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कितनी है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पा रहे? क्या ईरान तो समझ रहे, शायद इसीलिए वो बातचीत नहीं करना चाहता। नैना जी, वो पाकिस्तान को अपना एक तुर्प का एक्का लगा रहे हैं। वो कुछ नहीं, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो इनको कोई बेस नहीं है एशिया के अंदर, तो वो चाहते हैं कि हमें अफगानिस्तान तो बडगाम एयर बेस नहीं मिला, और अब कहीं और में ठिकाना नहीं है, अरब कंट्रीज के हमारे सब ठिकाने खत्म हो चुके हैं। तो अगर कोई मजबूरी में जरूरत है तो क्या कहते नहीं है, डूबते को तिनके का सहारा। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान हमको लैंड देगा, वहां पे हम लड़ेंगे। आईडीएफ ने साफ मना कर दिया, हमारे लड़ाके अब बिल्कुल थक चुके हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम जमीनी लड़ाई में तो हार जाएंगे, तो इसीलिए इसको आगे लगा रखा है, पैसे दे रखे हैं,
थोड़े थोड़े पैसे लेके उनकी मदद कर रहा है। हाँ, लेकिन ये जो मदद के नाम पे दरअसल एक और रिपोर्ट में पढ़ रही थी मेजर मोहन कुमार जी, उसमें कहा जा रहा है कि हमेशा से अमेरिका की फितरत और पाकिस्तान की फितरत सभी जानते हैं, और यहाँ पर ये दोनों पलटी मार जो है जब एक और एक 11 बन जाएं तो ये उसका फायदा दरअसल ईरान में एक अलग तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देने के भरोसे किया जा रहा है। अब कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं, एक तरफ बातचीत का दौर, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर पे ईरान के साथ में जो कुछ आतंकियों को ढेर करने की बात कही गई, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि यही तो एक तरह से प्लानिंग है ईरान के अंदर, जब अगर ईरान की सीमा पर कुछ ऐसे मिस एडवेंचर नहीं कर पाए तो अंदर आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके और अपने डर्टी वर्क के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा सके। क्या इस तरह की रणनीतियों की संभावना है सर? मोहन जी। देखिए नैना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये जो आपका एस्टीम पैनल है, मुझे इनके साथ बैठने का मौका आपने दिया है। जी सर। मलिक साहब ने भी, जो शहीद हैं हमारे पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं, उन शहीद हुए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, साथ में हमारे भारतीय सेनाओं को भी बधाई जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अब आता हूँ मैं आपकी बात पे नैना जी। नैना जी, जहाँ तक मेरा थोड़ा सा नज़रिया है, मलिक साहब ने कर्नल मलिक ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ उसमें। नैना जी, जो इस पूरी लड़ाई का जो बेनिफिशियरी है, अगर हम देखें। जी मोहन कुमार जी, आपका नेटवर्क का शायद कुछ कंसर्न है, आपका नेटवर्क बार बार इशू कर रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है मेजर मोहन कुमार जी के नेटवर्क का कुछ इशू है, मैं दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। मैं अजिताभ जी से इसी सवाल का जवाब तब तक चाह रही हूँ, एक बार ज़रा मोहन जी को रिकनेक्ट कीजिएगा, इशू दुरुस्त हो जाएगा। अजिताभ सिंह जी, इसी बात को लेकर ज़रा समझाइएगा। ये तो डिप्लोमेटिक तो एक बहुत बड़ा फेल्यूर है ही, लेकिन पाकिस्तान की आखिर किस तरह से मिसचीवियस या मिस एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं सर? नैना जी, देखिए, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है। कोई भी मध्यस्थ आगे आता है, मध्यस्थता करता है, अपने इंटरेस्ट में आता है। पाकिस्तान के साथ मजबूरी कह लीजिए या उसका पाकिस्तान की मजबूरी है या अमेरिका की मजबूरी? पाकिस्तान के लिए तो विन विन कंडीशन है, उस पर कोई पूरी दुनिया भरोसा नहीं करती, उसको कोई मध्यस्थता तो छोड़िए, उसको कुछ देना भी जबरदस्ती वाली बात हो जाती है। उसको इतना बड़ा मौका मिल गया। देखिए, अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिका को तो कोई चाहिए, और पाकिस्तान से, जैसा वो कहते हैं ना, पिछलग्गू कह लीजिए या एक तरह से रट्टू तोता, उससे बढ़िया कोई मिलता नहीं। तो पाकिस्तान को तो हमेशा उसके डिफेंस मिनिस्टर खुद कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया जाता है और अमेरिका फेंक देता है। तो वो तो होने वाला है, वो हमेशा से होता आया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इतनी जटिलताओं के बावजूद उलझा है, तो उसके लिए पीछे उसकी रीजन है, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो ऐसे भी वहां अस्थिरता पहले से बनी हुई है। चूंकि ईरान का ज्योग्राफिकल बॉर्डर बहुत 900 किलोमीटर का मिलता है, तो अस्थिरता, उपद्रव और दूसरी तरफ विद्रोह की भी संभावना पाकिस्तान में बनती, क्योंकि शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। तो ऐसे, और इसके अलावा जो आर्थिक इसके जो स्थिति है, वो सब कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस दलदल में फंसना पड़ा है एक तरह से, और उसका हश्र वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है। अब आई बात जो अमेरिका के फंसने की, निश्चित रूप से ट्रंप तो फंसे हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ट्रंप इस युद्ध को एक तरह से लाद के फंस गए हैं, लेकिन ट्रंप भी बहुत चालाक हैं और बहुत ही चालाकी से अपनी चालें चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो अभी आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है हॉर्मुज में, उसके ईरान के जो बंदरगाह है वहां से नहीं निकलने दे रहे हैं, उसके पीछे दो है। एक तो इनकी उद्देश्य है कि वहां आर्थिक नाकाबंदी करके ईरान के अंदर में जो लोग असंतुष्ट हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी महंगाई के दौर से गुजर रहा है। IRGC के सैनिकों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पुलिस को सैलरी नहीं मिल पा रही है, इंटरनेट पिछले 55 दिन से 54 दिन से बंद है। तो ये सब आप देख लीजिए, ये भी तो पश्चिमी मीडिया का एक प्रोपोगेंडा कहीं ना कहीं होता है। जब एक ऐसा देश जो सिर्फ अभी युद्ध में है, उसके लिए अभी ऐसा लगता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वहां पे सैलरी या बाकी बेसिक मूलभूत सुविधाएं तो मुझे लगता है बहुत पीछे नजर आ रही है। बट ये एक दिन से नहीं है नैना दी, ये पिछले अमेरिका का सैंक्शन का भी इसमें रोल है
कि वहां अमेरिका ने या ट्रंप ने जो सोचा था कि शायद एक बार में वहां रेजिमे चेंज करा दें, वो तो होने से रहा। इसलिए अब शायद वो इस तरह का सोच रहे हैं कि एक तरफ आर्थिक डैमेज किया जाए वहां, और दूसरी तरफ मिलिट्री मोबिलाइजेशन से वहां पे डर का माहौल पैदा किया जाए, और इन दोनों का लेवरेज लेके ईरान को झुकाने की कोशिश है। मुझे लगता यही है बात इसमें तो और अमेरिका यहाँ पे के साथ देखिए, में है ना। देखिए कई ऐसी वीडियो सामने आई थी जिनको खाने की कमी तक हो गई, जो कई महीनों से वहां पर डेक पर मौजूद हैं, उनके अलग अलग ये कहा जाए युद्ध पोतों पर है, कमी तो वहां पर भी है। तो ये कि आत्मविश्वास या वो भी एक तरह से हतोत्साही कर देता है क्या? नहीं, आप देखिए यहाँ पे चाइना भी यहाँ पे एक एंगल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जिस तरह से सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी चाइना रहा है। चाइना सस्ते में वेनेजुएला से, ईरान से, दोनों से तेल लेके करोड़ों डॉलर बचा रहा था पिछले कई सालों से कह लीजिए। आज चाइना को एक तरह से ब्लॉक किया गया है, इससे चाइना पे भी कंट्रोल शिकंजा कस रहे हैं ट्रंप, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। और उसका ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव ट्रंप लेके चल रहे हैं। चाइना से जो खाड़ खाए हुए हैं पिछले टर्म से ही, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे ट्रेड का मामला हो, कई जगह पे चाइना ने ट्रंप को पटखनी दी है। तो चाइना को भी इन द लॉन्ग रन हॉर्मुज से लेके मलक्का तक घेरने की इनकी पूरी कोशिश है। ईरान एक उसमें मोहरा बन गया है, और चूंकि ये रेजिमे आप देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी तेल की जो इनका भंडार है, उसके बावजूद भी ईरान की स्थिति आप कंपेयर कर लीजिए गल्फ के देशों से, आप कंपेयर कर लीजिए वेस्ट के देशों लाइक जिसके पास पेट्रो डॉलर है या पेट्रोलियम से कमाई है, जैसे नॉर्वे का एग्जांपल दूंगा। तो आप इसको ईरान और वेनेजुएला को एक तरफ रख लीजिए और दूसरी तरफ गल्फ के देश नॉर्वे वगैरह को देख लीजिए, तो कहां ईरान खड़ा है कि इसने अपने पैसों को IRGC पे लगाया, इसने अपने पैसों को प्रॉक्सीज पे लगाया, इसने अपने पैसों को हथियार पे लगाया, लोगों की बेहतरी, लोगों के डेवलपमेंट में कम लगाया, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ईरान को भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है और सर खास यही तो करके एक ये तरह से रिजीम चेंज के लिए लोगों की नाराजगी तो यही रही है। वो अपनी सत्ता से, अपनी सेना से मूलभूत सुविधाओं के लिए फाइट करते रहे, अपने अधिकारियों के लिए फाइट करते रहे। उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही पूरी तरह से चरमराई हुई थी। लेकिन मैं एक बार जल्दी से अब अहमद मस्तिकान जी का रुख करना चाह रही हूँ। अहमद मस्तिकान जी, जब पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा किरकिरी होने लगी है अमेरिका को लेकर या डोनाल्ड ट्रंप की छवि को लेकर, उनके एक्शंस को लेकर की बातचीत की मेज थी, उड़ान भरने वाला था जेडी वेंस का विमान, लेकिन वो उड़ान भरता उसके पहले ही ये कहा जाए उनके अरमानों के साथ में डाउन हो चुका है पूरी तरह से। आखिर अमेरिका में इसे किस रूप से देखा जा रहा है? चूंकि आप इस दौरान वहां पर मौजूद हैं, वहां की जनता, वहां की मीडिया आखिर क्या कह रही है डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव से? देखिए, मैं एक चीज अर्ज करूं, आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। एक तो बात यह है कि अमेरिका और ईरान से ज्यादा जिन लोगों को बड़ी ख्वाहिश थी कि इनके मुज़ाकरात हो, वो लगता है कि ये हमारे पंजाबी जनरल साहिबान थे। और इसके बारे में जो ईरान में पहले एक बहुत बड़े एडिटर होते थे, काहियान इंटरनेशनल अखबार, उसके एडिटर आमिर तहेरी ने यही कहा कि भाई ये पता नहीं ये पाकिस्तानियों को क्या मुसीबत लगी हुई है कि ईरान को इतना जल्दी नहीं है बात करने में, अमेरिका को इतनी जल्दी नहीं है बात करने में, ये पाकिस्तानियों को क्यों इतनी जल्दी है। अब उसकी वजह यह है कि भाई पाकिस्तानी जो आसिम मुनीर हैं, ये कोई जेडी वेंस को या स्टीव विटकॉफ को या जेरेड कुशनर को एज इंसान तो नहीं देखते ना। ये तो जब उनको देखते हैं उनको डॉलर साइन नजर आता है, ये डॉलर के भिखारी हैं। ये समझ रहे थे कि ये आएंगे इस्लामाबाद तो हम किसी न किसी तरीके से इससे बातचीत करके कुछ माल पानी निकालेंगे। तो ये जो कल नहीं हुआ, और हमें बहुत खुशी हुई कि ईरान ने भी अपना गन्स पकड़ के रखा कि नहीं भाई पहले आप जरा सलीके से बात करें फिर हम आएंगे। यस, देखा। और ये जो अभी जो अमेरिका कर रहा है ना कि भाई बात करें वरना हम आपको मारेंगे, हम आपको बम, ये पहले भी अमेरिका करता था, ये नहीं कि ये पहले मर्तबा है। लेकिन अब के ये इस वजह से इतनी बुरी लग रही है क्योंकि थ्रू सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया का जमाना है, और ये जो मौसूफ हैं ट्रंप साहब, इनको बड़ा शौक है पोस्टिंग करने का। आज भी सुबह 6:02 पे इन्होंने पहला पोस्ट किया है।
तो इसके वजह से, इसके पोस्टिंग्स के वजह से इतनी ज्यादा ये सारा चीज बुरा लग रहा है। वरना मैं आपसे कहूं, देखे, अमेरिका ने जंग दोयम के खत्म होने के बाद तकरीबन 50 मुल्कों में या तो CIA के जरिए या फौज के जरिए इन्होंने मुदाखलत की है, वहां अपने फौजी भेजे। ये पहली मर्तबा नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, ये जो हमसाया, जो आपका मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या है? एक तरफ कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि अपने इस युद्ध में इतना ज्यादा उलझ गए डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने साथी थे उनको खो बैठे, अपनों का भरोसा खो बैठे, अपने नेताओं के से पंगा ले चुके हैं, अपने अधिकारियों की बुराई ले चुके हैं, और अपने हथियारों का जो बड़ा जखीरा था वो भी खो बैठे हैं अब तो। देखें, यहाँ पर अमेरिका में सबसे पहले चीज जो है वो गैस की प्राइसेस है। गैस के प्राइस, कल नैना जी मेरे पास ऐसे कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी सी टोयोटा है, मैं उसमें गैस भरवाने गया हूँ, तकरीबन $60 लगे हैं। ऐसे कभी नहीं होता था। वो $40 में गैस पूरा हो जाता था। वो $60 सिर्फ गैस के, खाने के अशिया, हर चीज की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। ये इसके साथ नहीं हो सकता है, ट्रंप साहब के साथ, कि ये कहेंगे कि हम नेवल ब्लॉकेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये खुद भी जल्द से जल्द इस बात को खत्म करना चाहता है। लेकिन देखें, दूसरी तरफ आप देख लें, अमेरिकी डॉलर के हिसाब से देखा जाए, अगर इंडियन रुपी के हिसाब से, तो लगभग 5,500 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल। इंतहाई ज्यादा कीमतें आसमान पे पहुंच रही हैं। लोग इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये हो नहीं सकता है। देखें, ये काम, और मैं आपको बताऊं, इनका एक जनरल था मैक्रिस्टल, जो अफगानिस्तान में इन्होंने पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब से गलती ये हुई कि जब वो वेनेजुएला में गए, वो बहुत आराम से उन्होंने वेनेजुएला में जो उनको करना था उन्होंने किया, तो ये समझे कि शायद ईरान में भी वो ये करेंगे। लेकिन ईरान का तो किस्सा ही अलग है। देखिए, हाँ, और ईरान के देखें नैना जी, उनको हम शाबाशी देंगे। देखें, उनको शाबाशी है कि वहां यहूदियों की बड़ी तादाद है। ईरान में इतने दिनों से मुल्लाओं की राज है, लेकिन उन्होंने यहूदियों को कोई नहीं छेड़ा। अब आप अपने हमसाए मुल्क देख लें, ये पाकिस्तान जिसका मुंह काला है, ये हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके उनका रिलीजन चेंज करा के उनको निकाह दे देते हैं। ये इनका ये किरदार है। लेकिन देखिए, ईरानियों में ये नहीं है। और ईरानी जो अपनी तहजीब की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन से शुरू नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारा 3000 साल पुराना तहजीब है। तो ये चीजों में हमें ईरान को क्रेडिट देना चाहिए। आपका शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ईरान को क्रेडिट देना चाहिए। मैंने सबका रिएक्शन ले लिया, मैं जल्दी सबसे बात कर लेती हूँ। लेकिन एसके मलिक सर, अब ईरान को क्रेडिट तो दिया जा रहा है, सबकी वाहवाही ईरान लूट रहा है, क्योंकि अब ईरान ने वो कर दिखाया जो मुझे लगता है कई कंट्रीज का ख्वाब होगा। खासतौर से पिछले कुछ वक्त से अमेरिका ने जो सैंक्शंस, डबल सैंक्शंस लगाए, चाहे बात रूस हो, अमेरिका हो, या दुनिया भर के कई कंट्रीज, इवन उसमें कई नाटो और उन्हीं के कई अलग अलग अलायंस रहे हैं, वो भी अब उनसे दूर हो गए। लेकिन सर, ईरान की तो मनमर्जी शुरू हो गई ना। जैसी सीजफायर की बात हुई, अभी तक चर्चा करते करते करीब 3 से 4 ऐसे जहाज हैं, किन्हीं पर गोलीबारी कर दी, किन्हीं को अपने कब्जे में ले लिया। अब तो ऐसा लग रहा है ईरान की मनमर्जी शुरू हो गई है। वो कैसे कंट्रोल होगा? नैना जी, देखिए, मैं 2-3 पॉइंट आपको अलग अलग एंगल से रखना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी। सबसे पहले तो ये जो देखिए, ये टेम्परेरी फेज है, इसमें एक पावर पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करने की तरह तरह के व्यवहार दिखाए जाएंगे। अमेरिका भी दिखाएगा, ईरान भी दिखाएगा, क्योंकि अभी वो फेज नहीं हुआ है कि जब शांति आ सके या एक स्टेबल एनवायरनमेंट बन सके। तो ईरान भी मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक करता रहा है। और मैं तो यही कहूंगा, देखिए, मैं एक एनालिस्ट हूं और मैं यहीं से ये कह सकता हूँ मेरी समझ में क्या आ रहा है। ये बहुत अच्छा, ये कहते हैं ना कि बड़ा एक मुहावरा है कि जब आपत्ति आती है तो उसमें अवसर भी आते हैं। तो इस परेशानी में ईरान के लिए बहुत बड़ा अवसर है, अगर ईरान की जो थिंक टैंक है, लीडर्स है, IRGC के कमांडर्स है, वो उसमें थोड़ी सी समझ दिखाएं। सबसे पहले तो उनको GCC कंट्रीज के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। ये अलग डायलॉग शुरू हो जाएगा अमेरिका के अलावा। इसमें GCC कंट्री, चूंकि वे अमेरिका से बंधे हुए लिंक्ड हैं और आज भी अमेरिका से काफी, भले ही उनकी डैमेज हुआ है, तो अमेरिका से काफी भी आज का उनका काफी गहरा संबंध है। तो एक तरह से उनको एश्योर करे कि आपको मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा अगर हम साथ आते हैं। दूसरी बात,
उनकी जो जीसीसी कंट्रीज की ऊपर से सऊदी अरब से लेकर हार्मुज के रास्ते जो उनकी अर्थव्यवस्था, इन्हें तेल की सप्लाई जो बाधित हुई है और उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को जितना नुकसान पहुंचा है, जो कि काफी नुकसान बताते हैं पहुंचाता है, जो कि जी। एनर्जी के ज्ञाता लोग हैं या एक्सपर्ट लोग हैं, उनको एश्योर करें कि हम इन चीजों पर दोबारा से अटैक नहीं करेंगे। जो हुआ है उसके रीजन अलग हैं और जी। आप मिलके, हम सब लोग मिलके एक व्यापार साथ करते हैं और इस बात को चालू करें। दूसरी बात, साथ ही साथ इजराइल से लेबनान के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू एक इनिशिएटिव लेके बातचीत शुरू कराए। हालांकि ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये एक मेरी ख्याल ही है, ख्याली विचार है। मुझे इसमें प्रैक्टिकल नहीं लगते कि जिस तरह से वहां पे अड़ियल रुख हिजबुल्लाह अपनाता है, तो वहां पे अगर ये लगाए तो अमेरिका का जो वर्चस्व है वो तोड़ने में ईरान को मदद मिलेगी। ये मैं यहां से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अड़चने, जो रोड ब्लॉक्स है, स्टम्बलिंग ब्लॉक कहां कहां पे खड़े हुए हैं। तीसरी बात मैं बताता हूं, अमेरिका के साथ अगर आपको चलना है, आपको ये स्टेबल माहौल बनाना है, तो आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कंसेशन देना चाहिए। उसमें कोई नेशन छोटा नहीं होता है। आपकी जनता आपके साथ है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान की जनता एक बहुत खुदमुख्तार जनता रही है पहले से ही, इसका पूरा पूरा इतिहास गवाह है। और इसके अलावा चूंकि इस टाइम जितने भी अटैक हुए नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर और जितना ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड हुआ है, इससे ईरान ने भी कुछ जो माहौल को है उसको अपने एडवर्स क्रिएट किया है। इसको डाइल्यूट करना उसके पक्ष में ही जाएगा। लेकिन अमेरिका उसके की लिए क्या बात वो यह है तैयार कि होगा सर? बात तो ये है ना। नहीं, मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूं और मैं ये दे रहा हूं कि ये आदत जो वहां के विचारवान व्यक्ति है, आगे आकर इस बात को लेते हैं तो हमेशा से उनका देखा जाए वर्चस्व भी बढ़ेगा और उनकी डेप्थ भी बढ़ेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी डेप्थ आएगी। अमेरिका का मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगा क्योंकि बाकी सभी वक्ता हैं। अमेरिका का मैं देख रहा हूं, कहते हैं ना कि आम भाषा में, एक लोमड़ी वाला बर्ताव। मैं नहीं मानता अमेरिका चुपचाप बैठेगा, वो तैयारी में लगा है। चालाक लोमड़ी क्या है। करेगा क्या नहीं करेगा आने वाला वक्त बताएगा। बट लोमड़ी का प्रोफाइल हम जानते हैं। लोमड़ी अपने शिकार के आसपास घूम के आधा आधा घंटा चुप, एक घंटा चुप बैठती है। जब शिकार आश्वस्त हो जाता है कि खतरा चला गया है, अचानक खतरा अपीयर हो जाता है। बिल्कुल। तो और क्या मेरा यही एक रणनीति है सर? यही तो एक रणनीति क्या एक तरह से नजर आ रही है। मैं मोहन जी का रुख करते हुए, मोहन जी अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो अभी, मुझे लगता है कि अब शायद नेटवर्क दुरुस्त हो गया होगा। सर मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये बातचीत का अब जो दौर था वो समाप्त हो गया या संभावना अभी भी नजर आ रही है, उम्मीद अभी भी नजर आ रही है? क्योंकि सीज फायर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर अमेरिका की जिस तरह से भी बात कर रहे थे मालिक सर भी कि भाई वो चालाक लोमड़ी की तरह है, अपने हथियार यूं ही तो नहीं वो डालने वाला। फिलहाल मोहन सर ऑडियो अनम्यूट कर लिए प्लीज। नैना जी, आज के दौर में हर कोई चालाक लोमड़ी है। लड़ाई जब भी होती है हमेशा हर कोई चालाक लोमड़ी की तरह ही बिहेव करता है। तो इसमें कुछ, अगर अमेरिका कर रहा है तो इसमें कुछ नया नहीं है। अगर ये सीज फायर है तो मेरे ख्याल से, अगर ऐसे फौजी मैं बोलूं, तो दोनों पार्टी रीग्रुप कर रही हैं। दोनों ही पार्टी जो है अपने असले को दोबारा अलाइन कर रही हैं, अपनी फोर्सेस को दोबारा अलाइन कर रही हैं। तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। दूसरी बात जो आपने नैना जी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अभी क्या बातचीत की कुछ इसमें उम्मीद बची है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक और मैं बहुत ही सकारात्मक होना चाहता हूँ इस मामले में। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका मसले का जल्दी हल निकल आएगा, क्योंकि ना अमेरिका के पास कोई ऑप्शन है, ना ईरान के पास कोई ऑप्शन है। बट ईरान इसमें बेनिफिशियरी हो सकता है अगर उनके ऊपर गुड सेंस प्रिवेल करे। आज का दौर लड़ाई का नहीं है। उनको अपनी जितने भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, अगर वो उनको रिमूव करा लेते हैं और अपनी ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की जिद को छोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ बुरा भी नहीं है। और ईरानी जिस तरह से हिजबुल्लाह, हुती और हमास को सपोर्ट करते आ रहे हैं ऑस्टेंसिबली, मुझे लगता है, जैसा कि मीडिया उसको लेकिन मोहन सर यही तो बात हो जाती है, अमेरिका उसी पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और वो ये कि भाई आप अपने प्रॉक्सीज को, जिन्हें आतंकी संगठन वो मानता है, उन पर सपोर्ट करने के लिए आप मना कर दें। लेकिन वही पाकिस्तान जब ऐसे तमाम आतंकी संगठनों को अपने घर में ही बैठा कर रखता है, ये तो मान के चलिए कि हुती हो, हमास हो या हिजबुल्लाह, वो कम से कम ईरान की सीमा से बाहर है। पाकिस्तान के तो घर के अंदर ऐसे तमाम आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। उनके टाइम पर इतनी ज्यादा सिलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाती है? आंख मूंद के बैठ जाता है अमेरिका।
बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ नैना, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ों को हम मिला लेते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारी बातचीत कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में चली मूव जाएगी। ऑन हो जाएगी जी। पाकिस्तान का और ईरान का वजूद बहुत डिफरेंट है। हम्म पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, हम्म जबकि ईरान इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। हम्म उसके पास बहुत पैसा है, हम्म उसके पास ऑयल है। हम्म पाकिस्तान के पास कोई ऑयल नहीं है। पाकिस्तान तो इमदाद के ऊपर ज़िंदा रहने वाला मुल्क है, तो हम्म उससे उसका मुकाबला करना, और अमेरिकन्स को भी पता है, जिस तरह पाकिस्तान को जैसे कहेंगे, वैसे पाकिस्तान बिहेव करता है। हम्म पाकिस्तान तो उनके लिए एक अच्छा बच्चा है, हम्म व्हेरेज़ ईरान जो है उनके लिए एक नॉटी बच्चा है, हम्म जो उनके बस में नहीं है, ना उनकी बातें सुनता है। हम्म और बीइंग रिसोर्सफुल, हम्म ईरान के पास बहुत अच्छी वेपन टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वॉर में देख भी लिया है, इसमें हम्म जो भी चल रहा है। चाइना से बहुत अच्छा सपोर्ट है, रशियन से बड़ा अच्छा सपोर्ट है, और ओवर एंड अबाव वो हिजबुल्लाह, हुती और हमास का समर्थक तो है ही। हम्म अगर वो उनको सपोर्ट भी नहीं करता है, उनका समर्थक तो मैं डेफिनेटली ईरान है ही। हम्म और जी। डेफिनेटली इन चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रखना है, फिर अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम्म जो मैं शायद पिछली बार भी अपने उसमें कहना चाह रहा था। अजिताभ जी ने बड़ा अच्छा मेरी बात को ही पूरा कर दिया था, मैं जी। शुक्रगुजार हूँ। देखिए, चाइना इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। हम्म अगर ये लड़ाई और ज़्यादा चलती है, हम्म तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एक अच्छा। तरफ चाइना पावरफुल हो रहा है, हम्म दूसरा हमारे लिए चीज़ें, आने वाले टाइम में हमारे लिए चीज़ें बहुत महँगी होनी जा रही हैं। बिल्कुल, अगर मैं इसमें कोई इंडियन शक नहीं सर। इंटरेस्ट की बात करूँ, अगर मैं देखूँ कि आने वाला टाइम इंडिया के लिए कैसा है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये वॉर अगर आज खत्म भी हो जाए, हम्म तब भी हमको एक डिफिकल्ट फेज़ से गुज़रना पड़ेगा। और उसके हम्म लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी नहीं, मुझे जो आज ये की इसमें सरकार कोई है, शक नहीं सर। देखिए, अभी लगभग 1 महीने का वक्त आया था, तभी हिंदुस्तान ने जैसे तैसे अपने आप को मजबूत बनाए रखा पूरी दुनिया में, जब तहस नहस मची हुई थी। अब जैसा कि अमर मस्तिकान जी भी बता रहे हैं कि भाई अमेरिका में तो ये कहा जाए 1 लीटर पेट्रोल, या अगर हम केजी वाइज गैस की कीमत देखें, तो वहां पे तो भारत के रुपए के अनुसार 5,500 की कीमत एक तरह से नजर आ रही है। तो ये अपने आप में बड़ी गंभीर है। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, एक तरह से भारत के लिए मुश्किल का वक्त आने वाले वक्त में हो सकता है, या फिर जो अभी तक मीडिएशन पाकिस्तान जैसा नाकाम मुल्क नहीं कर पाया, अब कई ऐसे मुल्कों की मौजूदगी या हस्तक्षेप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर अमेरिका हो या इजराइल हो या ईरान, वो भरोसा कर सके। उन सभी को, तीनों को एक साथ मंच पे आखिर कौन ला सकता है? देखिए नैना जी, पिछले हफ्ते जो मोदी जी के लिए एक कॉल आती है ट्रम्प की, वो ये यही दर्शाती है इस 40 बात को मिनट तक बातचीत कि की है दोनों ने जी। वो, आवाज नहीं आ रही हमारी? जी जी आ रही, मैं बोल रही हूँ, दोनों नेताओं ने 40 मिनट तक बातचीत की उस फोन कॉल पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जो कॉल आती है वो इसीलिए आती है कि देखिए अब माहौल जो है इंडिया के फेवर में जाने वाला है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जैसे रशिया और यूक्रेन की बात आई थी, दोनों ही प्रेसिडेंट तैयार थे कि मोदी जी इसमें निगोशिएशन करें, लेकिन वो बात बीच में रह गई। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का तो मसला यही है कि वो एक एजेंट के तौर पर था, लेकिन भारत एक शक्तिशाली देश है, इसकी सर्व मान्यता है पूरी दुनिया में, और हमारे लीडर की भी मान्यता है। तो इसलिए इसको मैं समझता हूँ कि बीच में लाया जाएगा, चूंकि ईरान भी इनके सपोर्ट में है और इंडिया को मानता है, इंडिया की बात को मानता है, इसी तरह इजराइल भी मानता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारा भारी भरकम देश और उस उथले देश के सामने, यानी पाकिस्तान एक उथला देश है, छोटा देश है, और इस भारी भरकम देश को बीच में लाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी समस्याएं जो आज नहीं सुलझ पा रही हैं, वो सुलझाने में कामयाब हो जाएगा अमेरिका। लेकिन अभी अमेरिका के लिए जो बात हो रही थी, वहाँ के जो पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं बता रहे थे, तो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है वहाँ की, अमेरिका की, कि 63% ट्रम्प की जो पॉपुलरिटी वो गिरी है, और वहाँ पे उनकी बहुत ही जो साख बनी थी एज ए प्रेसिडेंट, वो बहुत नीचे आ चुकी है। और वहाँ पे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो बिल्कुल रुका हुआ है। वहाँ पे दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहाँ पे हर तरीके से महंगाई हो रही है, जो कि उन्होंने भी कहा कि मैं पेट्रोल भरवाने गया था तो पेट्रोल में प्राइसेस हाइक मिले। तो मैं समझता हूँ कि एक ही चीज नहीं है, हर चीज की वहाँ प्रॉब्लम है। जो चीजें ज्यादा से ज्यादा अमेरिका इम्पोर्ट करता था, वो वहाँ नहीं पहुंच पा रही है। हरमन स्टेट के सामने ब्लॉक है, उधर और भी रास्ते हैं, अगर दूसरी रास्तों से जा भी रहा है तो बहुत ज्यादा महंगा, और शिपमेंट बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता त्राई त्राई कर रही है और जनता का सपोर्ट इनसे हट रहा है।
उन लोगों ने साफ कह दिया, जैसे नाटो ने भी कहा कि हमारा जो रूल है विदिन 5, तो 5 रूल में ये कहा जाता है कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम करेंगे, और ये हमला तो आपने खुद किया है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन को देखिए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। आज छोटे छोटे देश आप देखिए, स्पेन ने भी कह दिया हम आपको अपना एयरबेस नहीं देंगे। ये सब क्या कहलाता है? अफगानिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया कि हम बड़गाम एयरपोर्ट नहीं देंगे। ये सब चीजें हैं, यानी बहुत साथ गिरी है इनकी। और गल्फ कंट्रीज में जो इन्होंने दादागिरी की, वहां से पेट्रोल निकाल रहे थे, लूट रहे थे उसको, उन लोगों को भी समझ में अब आ गया है कि हमें लूटने का काम करते हैं, हमें सेफ्टी देने का नहीं है। ये सेफ्टी के मामले में फेल हो चुके हैं। अब समझिए आप, इनकी हालात तो बहुत बुरे हैं सर कि अब तो खुद मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज बोल रही है कि भाई अब हमें अमेरिकी बेसिस की जरूरत नहीं है। नहीं, अब इसीलिए समझौता करने के मूड में आगे से आगे बात करना चाहते हैं, और उनको बिना कहे, बिना बात किए एक्सटेंशन दिए चले जा रहे हैं। इसमें देखिए यही तो बात है, और इसी वजह से तो अभी परिस्थितियां एक रूप में बढ़ रही हैं। लेकिन अजिताभ जी, अब जिस तरह से चारों तरफ से अमेरिका घिरा, लगातार दबाव बनाया जाने लगा, घर पर महंगाई की मार है, मिड टर्म का तनाव है, अभी हंगरी इलेक्शंस के रिजल्ट्स एक तरह से क्लियर कट बता चुके हैं, नाटो अपने आप को अलग कर चुका है, आज मीटिंग हो रही है 30 अलग अलग देशों की। ये सारी चीजें क्या दर्शा रहा है? क्या ये एक तरह से यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर के लिए आगे आना पड़ा मजबूरन? ईरान तो झुका नहीं। देखिए नैना जी, इसमें काफी हद तक सच्चाई है कि अमेरिका फंसा हुआ है, और उसने कई ऐसी गलतियां राष्ट्रपति ट्रंप ने की है जिसकी वजह से इस हालत पे वो पहुंचे हैं। जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, डोमेस्टिकली ऑल्सो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जिस बहुमत पे वो आए थे कि हम वॉर में अमेरिका को नहीं ले जाएंगे, और कई सारी चीजें आर्थिक रूप से बहुत, तो वहां पे वो पिछड़ते जा रहे हैं, और उससे जनता का भरोसा भी, अमेरिकन जनता का भरोसा उन पे कम हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है, और इसका खामियाजा उनको मिड टर्म इलेक्शन में हो सकता है भुगतना पड़े। लेकिन अब उनके पास वो ना आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति आ गई है। अब वो इस तरह से जकड़ गए हैं, वो अभिमन्यु का वो कह रहे हैं ना कि चक्रव्यूह में, तो वहां पे उनको अब कोई उपाय नहीं है। या तो वो सीज फायर को बढ़ा के निगोशिएटिंग टेबल पे लाएं, उसके लिए मिलिट्री का, आर्थिक नाकेबंदी का, कई तरह के वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ इंगित करना चाहूंगा कि देखिए अभी दो ग्रुप बन रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की और सऊदी का एक मीटिंग हुई है जिसमें पोस्ट वार फ्रेमवर्क कैसा होगा उस पे बातें हो रही है। दूसरी तरफ जो यूके और फ्रांस की मीटिंग हो रही है, उसमें भी 30-40 से ज्यादा देश, आज से कल मीटिंग भी फिर हो रही है, उसमें भी डिफेंस मैकेनिज्म की, पोस्ट वार डिफेंस मैकेनिज्म जो कैसा होगा हॉर्मुज में, उसकी बात हो रही है। तो लगता है कि अब ये वॉर खत्म होने की ओर अग्रसर है, और इसीलिए अब आगे कैसी होगी, क्या शेप एंड साइज होगा, कैसे हम हॉर्मुज को सेफ गार्ड करें, सो दैट कि विश्व व्यवस्था जो चरमराई है और विश्व अर्थव्यवस्था जो चरमराई है, और उससे खास करके एशिया और यूरोप के देश वो कैसे संभलेंगे, आगे इसका क्या होगा, उस पे इस तरह के जो इनिशिएटिव ली गई है, मुझे लगता है ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ आगे होने वाला है। या तो वो मिलिट्री को इतनी उन्होंने वहां पे 50-60 हजार अमेरिका ने मिलिट्री वहां जमा कर ली है, एम्फीबियस फाइटर प्लेन्स वहां ले आए हैं, युद्धपोत 3-3 उनके आ गए हैं अब लगभग। तो मुझे लगता है मेरीन कमांडोज हैं, एयरबोर्न उनके सोल्जर्स हैं, मुझे लगता है अमेरिका पूरी तैयारी के साथ है, और जय या छह वाली नीति वो लाएंगे। ऐसा हो ना, मैं तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन अमेरिका ट्रंप भी बहुत जिद्दी हैं, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए अब दिखते हैं, मजबूरियां उनकी हैं, इसलिए वो टिके हुए हैं। हाँ, देखिए ये तो लेकिन दूसरी तरफ मैं ऐड करना चाहूंगा, अमेरिका पिछले 10 अप्रैल का एक अभी आया है डेटा, उसमें अमेरिका ने पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा तेल बेचा है। और अभी वो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि उनके यहाँ तो बड़े बड़े टैंकर्स लगे हुए हैं जो अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, तो अमेरिका के तो बल्ले बल्ले हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। यही तो बात है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं आखिर उसमें अमेरिका को नुकसान हो भी रहा है या नहीं हो रहा है अमर मसीह खान जी? या ये कहा जाए कि दुनिया को वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे तो बड़ा खेल कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या इसका कोई मंदी का दौर, भाई सुपर पावर है, ऐसा तो है नहीं कि अगर 1 महीने की किसी युद्ध में गए तो हथियारों के जखीरे खत्म, अर्थव्यवस्था एक युद्ध से ही गायब हो गई। दुनिया की सुपर पावर क्या इतनी कमजोर है? ये देखें, एक चीज मैं अर्ज करूं, ये कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सबसे पहले आसिम मुनीर का नाम लिया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ का नाम लिया कि भाई इनके कहने पर हमने सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है।
और कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीज फायर अब इनडेफिनिट होगा। किसी टेलीविजन चैनल को उन्होंने ये भी शायद कहा है। अच्छा, एक तरफ मैं आपको एक बात कहूँ, देखिए ये जो नहीं गया है ना, अमेरिकन टीम जो नहीं गई है इस्लामाबाद, मुझे लगता है कि सरीना होटल के मालिकान बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब वो पिछले मर्तबा गए थे तो उन बेचारों को इन्होंने बिल भी नहीं दिए थे। ये यानी मुफ्ती का ठहराया था अपने मेहमानों को वहां पर, और अभी भी वो खुश होंगे। वो आगा खान का होटल है, ये जो आगा खान है ना इस्माइलियों के जो हेड है, उनको उन्होंने ये कोई यतीम खाना तो नहीं खड़ा किया हुआ है, वो तो बिजनेस है। उनको अपने कम्युनिटी के लिए पैसा जमा करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और ये मुफ्त थोड़े जो है वहां पर उनको मुफ्त में ले जाके बिठाते हैं। दूसरी तरफ आप देखें, इनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ये अताउल्ला तारड़, इन्होंने कहा कि कल के दिन इन्होंने एक ट्वीट किया कि अब शाम के 7:30 बजने वाले हैं, अब तक हमें ईरान की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। यानी सारा का सारा वो जो ब्लेम है वो ईरान के ऊपर लगाना चाह रहे हैं अताउल्ला तारड़। और अमेरिका के लिए उन्होंने एक बात भी नहीं की कि भाई ये जो घटिया किस्म के डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, इससे सारा माहौल खराब होता है, ये वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अमेरिका जाहिर है कि उनका जो है आका है। दूसरी जानिब देखें, ये जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने उनके कहने पर ये जो है सीज फायर को जो है एक्सटेंड किया है, तो शहबाज शरीफ ने फिर उनको शुक्रिया अदा किया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपने जानिब से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जानिब से अवाम का पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं। यानी आप कहेंगे मैं अपने जानिब से और पाकिस्तान के अवाम के जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अवाम का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उनको अवाम ने वजीर आजम नहीं बनाया है, उनको वजीर आजम इसी आसिम मुनीर ने बनाया है। यही तो बात है ना सर, क्योंकि अमर मस्ती खान जी, आवाम तो बल्कि कभी हमेशा से इसी बात को लेकर नाराज होती रही, हमेशा से इसी बात को कहती रही भाई कि आखिर क्यों एक आतंकी देश पर पैसे लगा रहे हो, क्यों उनके साथ में अपने हाथों को गंदा कर रहे हो। बार बार तो इसी बात पर एक तरह से इस बात को दोहराया जाता रहा है। लेकिन एस के मलिक जी, इन पूरी परिस्थितियों के बीच में एक नाम जो बड़ा मिसिंग नजर आ रहा है वो है इजराइल, जिसकी वजह से युद्ध का आगाज हुआ, जिसकी वजह से ये पूरी परिस्थितियां बनी। इजराइल तो बहुत पीछे हो गया, ये पूरा युद्ध ईरान बनाम अमेरिका हो गया और डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से उलझ गए, नेतन्याहू ट्रंप को उलझा के चले गए। नैना जी देखिए, इसमें 2-3 चीज समझिए आप। नेतन्याहू साहब अपना काम कर रहे हैं, जो भी उनको करना है वो सही है गलत है ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपने काम पे जो भी उनका काम है वो लगे हुए हैं। ट्रंप साहब की प्रॉब्लम ये है कि बोलते इतना है कि जितना ये शायद खाना भी नहीं खाते जितने टाइम। ये सुबह शाम हर घंटे इतना बातचीत करते हैं कि इन्होंने पता सबसे ज्यादा कि नुकसान क्या किया। अमेरिका आज भी पावरफुल कंट्री है, आज भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इन्होंने अमेरिका का रिलायबिलिटी को इतना ज्यादा गिरा दिया, मैं तो कहता हूं वो 10 के स्केल से 0.1 पे के स्केल पे इन्होंने ला दिया है। आगे देखिए, ट्रंप साहब तो चले जाएंगे, उनको तो मालूम है उनका लास्ट टाइम है, शायद लास्ट के 2 साल बचे हैं। ट्रंप साहब जब चले जाएंगे, अमेरिका की छवि लोगों के जहन में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली है और अमेरिका का वो रिलायबिलिटी फैक्टर वापस लौटने में वक्त लगेगा, क्योंकि अमेरिका का पूरी वहां देखिए, आप समझिए ना, वहां अमेरिका जब जब डाउन होता है, जब जब पेट्रोल कमजोर होता है, यानी डॉलराइजेशन, लोग सुख बुगाहट करने लगते हैं, अमेरिका युद्ध छेड़ता है। युद्ध छेड़ना अमेरिका की इकोनॉमी का इनहेरेंट हिस्सा है, इंटीग्रेटल पार्ट है। वो कहां युद्ध छेड़ते हैं, कहां युद्ध छोड़ते हैं, ये गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं। वेनेजुएला पर उनको जो इजी एक्सेस मिला, अरे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के लिए तो कमांडो भी क्यूबा से थे, वो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनकी तो अपनी सेना भी ठीक से नहीं है, एयरफोर्स तो छोड़ दीजिए, नेवी तो छोड़ दीजिए, तो इतनी इजी गोइंग को उनको लगा कि ये मॉडल काम करेगा। ईरान ऐसा कंट्री है, देखिए, तो ज्योग्राफिकली वो गॉड गिफ्टेड है, एक फोर्ट्रेस बाउल है। दूसरी बात, आप ईरान की जमीन पर जाके एक ऑपरेशन लड़ रहे हो तो आप हमेशा
रिसीविंग एंड पर रहोगे। ईरान को आप कितना भी डैमेज आकाश से कर लो, ईरान हमेशा एक अपर हैंड पर रहेगा, क्योंकि वो जानता है वहां की ज्योग्राफी, वो वहां के अपने एसेट्स को रीऑर्गेनाइज करना जानता है, रियलाइन जानता है, वो सारी चीज जानता है। दूसरा, हॉर्मुज ऐसा बॉटलनेक है जो डे 1 से मालूम था, ऑपरेशन बढ़ेगा तो हॉर्मुज का इस्तेमाल एज ए टूल होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, आगे भी होता रहेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हॉर्मुज के इश्यू को ये परमानेंटली कुछ सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़े। और नैना जी, अगर आप अलाउ करें तो मैं पाकिस्तान का एक पॉइंट टच कर देता हूं जी। पाकिस्तान का टच क्या, सॉरी, नहीं प्लीज गो अहेड। अच्छा, नहीं एक्चुअली बस वक्त आज इतना ही है और मुझे लग रहा है कि अब हम ओवर जा चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो। जैसा आपने कहा कि हमेशा से टूल का इस्तेमाल हॉर्मुज के तौर पर होता रहा है, आने वाले वक्त में भी शायद होगा, ये बखूबी सब जानते हैं। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप इंडिया डेली लाइव 24/7 देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।